हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीपी स्टार कोटा। तो बच्चों, आज के इस मिनी शॉर्ट के अंदर हम लोग जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री रहता है, जिससे एक क्वेश्चन नॉर्मली आने के काफी हाई चांसेस होते हैं, उसके जो की पॉइंट्स हम देखने वाले हैं और हो सकता है उसी से आपका क्वेश्चन आपको मिल जाए, है ना। तो शुरू करते हैं सीधा बिना टाइम वेस्ट किए, बहुत मजा आने वाला है। तो बच्चों लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले देखिए, इसमें ओवरऑल बात करें तो एनवायरमेंटल के अंदर मेनली पोल्यूशन की बात होती है। अब पोल्यूशन कहाँ पे हो सकता है? आप सभी जानते हैं कि भाई पोल्यूटेड, आजकल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। हमारा जो पूरा एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट के अंदर हमारा लैंड यानी सोइल वाला पार्ट भी आ जाता है, पानी भी आ जाता है और उसके अलावा एयर भी आ जाता है। इन सब जगह ऐसे पॉल्यूटेंट्स हैं। यानी किसी भी चीज़ को पॉल्यूटेंट खासतौर पे कब बोला जाता है? ऑब्वियस सी बात है यार, किसी भी चीज़ को पॉल्यूटेंट तब बोला जाएगा जब वो उस क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा जिससे हमारी हेल्थ पे नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। तो पॉल्यूटेंट्स जो है अभी एयर में भी, एटमॉस्फेयर के अंदर भी अवेलेबल है, उसके अलावा जो हमारा यहाँ पे सॉइल है, वाटर है, सब जगह अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन की बात करेंगे। एटमॉस्फेरिक में अगर आप देखते हैं तो वेरियस लेयर्स होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, जिसमें एक पर्टिकुलर लेवल तक जो रीजन रहता है उसको ट्रोपोस्फियर बोलते हैं, और उसके ऊपर वाला जो रीजन रहता है जो बिल्कुल हायर लेवल्स है उसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर। तो दो तरह के पॉल्यूशन है। एक तो जो ट्रोपोस्फियर के लेवल तक का है, जो हमें सबसे ज्यादा डायरेक्ट इंपैक्ट देता है, जो व्हीकल का पॉल्यूशन हो गया या जो भी व्हीकल के अलावा स्मोक हो गया या किसी भी तरह का बर्निंग हो गया, किसी भी तरह के वेस्ट को बर्न कर रहे हैं, तो ये सारा पॉल्यूशन जो है हमारा ट्रोपोस्फियर में आता है। और इसके ऊपर अगर हम बात करें, स्ट्रेटोस्फियर के अंदर जो मेनली पॉल्यूशन आता है, वहां पे ओजोन से रिलेटेड जो पॉल्यूशन है उसकी बात हम करने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रोपोस्फियर की बात करते हैं। ट्रोपोस्फियर में बच्चों दो तरह के पॉल्यूटेंट्स आप सभी के सामने हैं। एक तो हमारे पास गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं, उसके अलावा पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स भी होते हैं। गैस फॉर्म में भी होते हैं, पार्टिकुलेट फॉर्म्स में भी होते हैं। बेसिकली इसमें ना डिफरेंस जो रहता है वो मॉलिक्यूल के साइज का रहता है। डिपेंडिंग ऑन द साइज दे कैन बी टर्म्ड एज गैसियस और दे कैन बी टर्म्ड एज पार्टिकुलेट। चलिए अब इनमें बात करते हैं कि करके। सबसे पहले ट्रोपोस्फियर के अंदर पॉल्यूशन में जो गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं। अब गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स कहां से आ सकते हैं? आप सभी जानते हैं यार, वेरियस फैक्ट्रीज से, व्हीकल से, किसी चीज को बर्न करने से, इन सब चीजों से हमें गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो मिलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सल्फर के वेरियस ऑक्साइड्स हो गए, आप सभी देख सकते हो, नाइट्रोजन के वेरियस ऑक्साइड्स हो गए, बहुत सारे तरह तरह के हाइड्रोकार्बन्स हो गए, कार्बन्स के भी वेरियस ऑक्साइड्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन के जो ऑक्साइड्स हैं उनकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट भी होता है, वो हम अलग से बात करेंगे। अब बल्कि बात कर ही लेते हैं, तो अब यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करते हैं। देखो, ग्रीन हाउस का सिंपल फंडा ये है कि भाई ओवरऑल जो अर्थ है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है? देखिए, ग्रीन हाउस गैसेज होती है, कुछ ऐसी गैसेज होती है जिनकी वजह से टेम्परेचर सरफेस का वो बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है? तो देखिए, नॉर्मली ये जो गैसेज होती है बच्चों, ये पॉली एटॉमिक गैसेज होती है। आप देख सकते हैं जिसमें वाटर वेपर्स, CO2, मीथेन। मीथेन जो है ये राइस के फील्ड्स में भी जनरेट होता है। उसके अलावा CO2 तो हम ह्यूमंस ही लगातार लगातार रिलीज करते रहते हैं। उसके अलावा डिफोरेस्टेशन जितना ज्यादा होता है उतना CO2 हमारे पास अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, मतलब CO2 जो है वो कंज्यूम करता है हमारा जो प्लांट्स है। तो उस कारण जो है CO2, अगर डिफोरेस्टेशन होगा तो CO2 को कंज्यूम करने के लिए हमारे पास जो CO2 सिंक्स हैं, जो CO2 को कंज्यूम करते हैं, वो चीजें कम हो जाएंगी। तो इस कारण, ग्रीन हाउस के कारण टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हो रही है, और ये ट्रुथ है, और क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो ये बहुत, मतलब CO2 का बहुत बड़ा रोल है। और नॉट जस्ट CO2, कार्बन के अलावा बाकी सब भी कई सारे ऐसे पॉली एटॉमिक गैसेज होती हैं। पॉली एटॉमिक ये गैसेज होती है जिनकी वजह से ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। क्योंकि जब हमारे पास जो ये मान लीजिए जो हीट आती है, यानी जब लाइट हमारे पास आती है, तो वो अर्थ की सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है। अब रिफ्लेक्ट होने के बाद अगर ये एटमॉस्फेयर में काफी हद तक नहीं गई, तो यानी काफी सारी वहीं पे रोक ली जाती है, और वो जो रुकती है, यानी जो हीट वहीं पे कंटेन हो जाती है, वो होती है पॉली एटॉमिक गैसेस की वजह से, जिनके डाइपोल मोमेंट में चेंज आता है, जिनके डाइपोल मोमेंट में चेंज आता है, ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ वो पर्टिकुलर वेवलेंथ जो है उसकी वजह से। तो इस कारण वो उसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं, यानी उनकी जो वेवलेंथ है, जो लाइट आ रही है, जो रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास पहुंच रही है, वो एब्जॉर्ब इसीलिए पॉली एटॉमिक गैसेस में ही होती है, आप देख सकते हो। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इसी से ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज सब इसी से रिलेटेड है।
एसिड रेन भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एसिड रेन में आप समझ रहे हो जो एसिडिक ऑक्साइड्स होती हैं जिनसे एसिड बन सकता है, जैसे कि H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, मेनली एसिड रेन का यही कंपोनेंट होता है। और एसिड रेन तब बोला जाता है जब पीएच का वैल्यू 5.6 से कम हो। अगर पीएच का वैल्यू 5.6 है तो नॉर्मल पानी है, नॉर्मल रेन वाटर है, लेकिन अगर उससे कम हो जाएगा पीएच तो उसको एसिड रेन बोला जाएगा। ताज अगर हम बात करें तो ताज के आसपास जो आगरा में है ताज है, आप सभी जानते ताजमहल, तो उसके आसपास बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो सल्फर की ऑक्साइड्स रिलीज करती थी। तो ताज जो है उसका जो कलर है, मार्बल जो है उसके साथ वो रिएक्ट करके, क्योंकि एसिड जो है आप सभी जानते हैं, एसिड अगर आएगा तो वो सब चीज को तहस नहस कर देगा। तो जो लाइमस्टोन है, मार्बल जो है, उसको वो खराब करता जा रहा था, राइट। तो इसीलिए ताज के आसपास का जो एरिया था, ताजमहल के आसपास, वहां पे फिर काफी दूर दूर तक इंडस्ट्रीज को मतलब बैन कर दिया गया और इस तरह की चीजें हुई। तो एसिड रेन का फंडा ये होता है बच्चों। पर्टिकुलेट की अगर बात करें तो पर्टिकुलेट में कई तरह के पर्टिकुलेट मैटर होते हैं, जैसे कि स्मोक पर्टिकुलेट्स होते हैं, डस्ट भी होता है, मिस्ट भी होता है, फ्यूम्स भी होते हैं। इनमें थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं। थ्योरेटिकली अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटी को आप साथ में रख सकते हैं और एक एक पॉइंट को स्टडी कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट रहता है बच्चों, जो आजकल काफी ट्रेंड में है, जिससे क्वेश्चन आते भी रहते हैं, वो होता है स्मोक। स्मोक जो होता है, नाम से ही दिख रहा है कि इसका मतलब है स्मोक प्लस फोग। अब फोग यानी धुंध, धुंध के साथ अगर स्मोक मिक्स हो जाए तो वो स्मोक है, तो उसको बोलते हैं क्लासिकल फोग। अब ये क्लासिकल स्मोक जो होता है बच्चों, ये नॉर्मली ठंड के टाइम में ही मेनली होता है, और स्मोक के साथ फोग मिक्स हो जाए, साथ में SO2 हो, तो क्लासिकल स्मोक बन जाता है। लेकिन उसके अलावा एक और बहुत ही खतरनाक स्मोक होता है जिसको बोलते हैं फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल जैसे आप सभी को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे लाइट जो होती है वो अवेलेबल होती है इस समय पे, और उसके अलावा व्हीकल के कुछ फ्यूम्स होते हैं जो यहाँ पे आप सभी को दिखाई दे रहे हैं, वो सब मिलके हमारा फोटोकेमिकल जो है ये स्मोक बनता है, जो बहुत ही डेंजरस होता है। ब्राउनिश टाइप का, रेडिश टाइप का कलर जो है ना वो दिखता है, एंड दैट इज हाईली डेंजरस टू अस। इरिटेशन भी होता है, लंग्स में भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जिसके कंपोनेंट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि एक्रोलिन हो गया जिसमें विनाइलिक पोजीशन पे CHO लगा है, NO2 हो गया, ओजोन हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, और सबसे बड़ी बात इसमें इंपॉर्टेंट है पैन, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। परऑक्सी लिंकेज आप देख सकते हो यहाँ पे, उसके अलावा एसिटाइल ग्रुप यहाँ पे है और नाइट्रेट यहाँ पे प्रेजेंट है। तो CH3C डबल बॉन्ड हो परऑक्सी लिंकेज के साथ NO2। तो ये फोटोकेमिकल स्मोक अपने को जरूर पता होना चाहिए कि इसके क्या कंपोनेंट होते हैं। अब इससे आगे चलते हैं, अब स्ट्रेटोस्फीयर पे चलते हैं। देखो बच्चों, स्ट्रेटोस्फीयर की अगर हम बात करें तो स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर हमारा सबसे पहले ओजोन बनता कैसे है। तो देखिए, जब ऑक्सीजन वहां तक पहुंचती है तो वहां पे जो यूवी रेडिएशन होता है, यूवी के साथ ओजोन जो है वो डिसोसिएट होता है, जिससे हमें नेसेंट ऑक्सीजन मिलता है। और ये ऑक्सीजन जब O2 के साथ रिएक्शन करता है तब ओजोन की लेयर बनती है। क्लियर है? अब ओजोन की जो लेयर बनती है ना, इसका बेनिफिट क्या होता है कि यूवी जो होती है लाइट, अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशंस होते हैं, उसमें दो तरह के टाइप के रेडिएशंस होते हैं, एक तो A होता है, एक B होता है। तो वन ऑफ देम इज हार्मफुल फॉर आवर स्किन, यानी अगर वो पेनिट्रेट होके यहां तक पहुंच जाता है और हमारी स्किन पे डायरेक्ट कांटेक्ट करता है तो हमारे लिए काफी हार्मफुल होता है, काफी डेंजरस होता है, और उससे स्किन कैंसर भी हो सकता है। तो वहां पे जो ओजोन बनती है वो हमारे लिए एक प्रोटेक्शन लेयर की तरह काम करती है, जो हमें यूवी से, हार्मफुल इफेक्ट से बचाती है। लेकिन आप जानते हो ह्यूमंस जो हैं वो कलाकार हैं, और वो जो कलाकार हैं वो अपनी इच्छाओं के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो इन्वायरमेंट तो क्या ही चीज है, इन्वायरमेंट को तो वो भगवान को कुछ मानते नहीं है। तो इस कारण ये कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, और ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है बिकॉज ऑफ सो कॉल्ड डेवलपमेंट, जिसकी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, उस कारण ही नुकसान होता है। फ्रीऑन्स एक तरह के क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही होते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मतलब क्या है? कार्बन के साथ क्लोरीन और फ्लोरीन कनेक्ट हो जाता है, जैसे CCl2F2 हो गया। CCl2F2 जो है वो खास तौर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रीऑन है। तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं बच्चों, ये इन जनरल रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज होते हैं, कूलेंट के रूप में मतलब यूज होते हैं, और कूलिंग फंक्शन इनका होता है। अभी आजकल ये बैन होते जा रहे हैं काफी टाइम से। तो ये जो है बच्चों, ये हमारी ओजोन लेयर को डिप्लीट करते जाते हैं, है ना। अब ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाएगी, अगर होती रहेगी तो आप समझ रहे हो ओजोन में होल क्रिएट हो जाएगा, और वो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होगा। अब बात करते हैं पानी में जो पोल्यूशन है उससे रिलेटेड। वाटर में जो पोल्यूशन होता है उसमें बच्चों पैथोजेंस भी होते हैं, जैसे कि डोमेस्टिक का सीवेज जो है, एनिमल ह्यूमन का जो
पूप है बेसिकली, एक्सक्रीटा जो है, अगर वो पानी में पहुंच जाएगा, नेचुरली पोल्यूटेंट बहुत ज्यादा है। ऑर्गेनिक के जो वेस्ट है, खासतौर पे जो लीव्स हैं, ग्रास है, ठीक है, फर्टिलाइजर्स, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो भी अगर पानी में पहुंचते हैं तो इवेंचुअली वो काफी हद तक नुकसान पहुंचाते हैं। अब वो कैसे नुकसान पहुंचाते हैं तो मैं आपको बताता हूं। देखिए पानी के अंदर ना, पानी के अंदर बच्चों ऑर्गेनिक मैटर होता है, बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर होता है, बैक्टीरिया भी होता है, एरोबिक बैक्टीरिया, यानी ऐसा बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है बच्चों, एक टर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको बीओडी बोलते हैं, ठीक है। अब बच्चों मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि ये जो बीओडी है, इसका फंडा ये होता है कि पानी के अंदर एक सैंपल, हमने जो सैंपल लिया उस सैंपल के अंदर जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, और वहां पे ऑर्गेनिक मटेरियल है तो वहां बैक्टीरिया भी होगा, है ना, उनको हम फाइटोप्लैंक्टन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स। तो वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं। तो जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर उसके अंदर होगा उतना फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे और उतना ज्यादा वो ऑक्सीजन को डिके करेंगे, ऑक्सीजन कम हो जाएगा। तो ये जो डिमांड होती है, जो उनको चाहिए होती है, किनको चाहिए होती है? उन फाइटोप्लैंक्टन्स को चाहिए होती है, यानी वो जो एरोबिक बैक्टीरिया उनको चाहिए होती है, वो उस वाटर बॉडी की हेल्थ को बताता है। क्योंकि जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा, जितना एरोबिक बैक्टीरिया ज्यादा होगा, उतना एल्गी बूम हो जाएगा, है ना, तो उतना ये जो डिमांड है ऑक्सीजन की ये बढ़ जाएगी। तो ऑक्सीजन की डिमांड आप खुद ही सोचिए एकदम से कि ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए, बताइए आप सभी, सोचिए। इट शुड बी लेस। तो लिखा हुआ है बीओडी अगर 5 ppm से कम है तो ऐसे केस में पानी क्लीन है ना। अगर ये 17 ppm से ज्यादा हो गया तो पानी काफी पॉल्यूटेड हो गया, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती जा रही है। तो यहीं पे एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। आप सभी ने 9th-10th में शायद सुना होगा इसके बारे में, लेकिन काफी पॉपुलर है, इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन और फास्फोरस हमारे जो फर्टिलाइजर्स हैं उसमें पाया जाता है, और वो न्यूट्रिएंट्स जब पानी में जाते हैं तो ऑर्गेनिक मैटर जो है एल्गी बूम हो जाता है, यानी बहुत ज्यादा ऐसा मैटर इकट्ठा हो जाता है जो ऑक्सीजन को कंज्यूम करता रहता है। सिंपल बात इतनी सी है। और आपने कई जगह लेक्स में देखा भी होगा, मतलब लेक्स में बहुत जगह है जो ये हमारा एल्गी टाइप का मैटर है, एल्गी बूम जो है वो हो जाता है, जिस कारण क्या होता है सब जगह ग्रीन 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 हो जाता है। और वो मेनली फर्टिलाइजर्स जब पानी में घुस जाते हैं उसके कारण ऐसा होता है, और ऑक्सीजन डिप्लीट होता जाता है, जिस कारण जो वहां पे फिशेस वगैरह हैं वो सर्वाइव नहीं करती हैं, सफोकेट हो जाती हैं, मर जाती हैं। तो ये प्रॉब्लम होती है, इसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। ओके, अंडरस्टूड। अब बात करते हैं बच्चों, अच्छा इसका जो पीडीएफ है वो आपको चाहिए होगा ना सभी को, तो इसका पीडीएफ मैंने डाल दिया है हमारे टेलीग्राम कम्युनिटी पे। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप सभी के सभी उसका हिस्सा जरूर बने और उसका फायदा जरूर उठाएं। अच्छा, अब मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि केमिकल पॉल्यूटेंट्स भी होते हैं, यानी ऐसे हैवी मेटल्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कैर्सिनोजेनिक भी होते हैं। तो ये हैवी मेटल्स जो होते हैं बच्चों, ये कई बार ये भी आ जाते हैं उसमें, और वो हमारी फिर फाइनली सब्जियों में भी आ जाते हैं। तो उस कारण फिर बायोमैग्निफिकेशन होता है और हमारी सेहत को भी खतरा होता है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि ड्रिंकिंग वाटर जो होता है उसके अंदर भी कई सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि आयरन, मैंगनीज, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, कैडमियम या फ्लोरीन, लेड, सल्फेट, नाइट्रेट, ये भी हो सकते हैं। लेकिन इनका एक लिमिट है, एक लिमिट तक ये हमें हार्म नहीं करते, यानी हमारी बॉडी जो है भैया सही है, सॉलिड है। इन जनरल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को इतना दिक्कत नहीं आता है, लेकिन अगर वो एक लिमिट से ज्यादा हो जाए तो भैया दिक्कत हो जाती है ना। तो वो लिमिट क्या है बच्चों, वो हम बात करते हैं। तो वो लिमिट आप देखिए सभी, यहां पे एनसीईआरटी में सबसे पहले फ्लोराइड, फ्लोरीन, लेड, सल्फेट, नाइट्रेट, इनका लिमिट दिया हुआ है। और यहां पे अगर हम बात करें तो फ्लोरीन का जो लिमिट है वो 1 ppm है ना। और यहां पे इसी का दूसरा यूनिट है mg/dm³, है ना, पर लीटर का भी बता रखा है। तो यहां पे फ्लोरीन अगर एक्सेस में हो जाता है बच्चों तो इसमें जो टीथ और बोन्स होती हैं उसको भारी नुकसान होता है। और अगर ज्यादा हो जाए तो एक लिमिट तक सही रहता है, पर ज्यादा होते ही नुकसान हो जाता है और ब्राउन टीथ हो जाते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम जहाँ पे सॉल्टी वाटर है वहां बड़ी ज्यादा आती है। राजस्थान में ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा थी पहले तो, और एरिड रीजन्स में ज्यादा होती है। लेड की बात करें तो इसका मैक्सिमम लिमिट है 50 ppb पार्ट पर बिलियन है भाई है। सल्फेट की अगर बात करें तो यहाँ पे इसके लेक्सेटिव इफेक्ट्स होते हैं। लेक्सेटिव का क्या मतलब होता है आपको पता है क्या? इसका मतलब बेसिकली पेट में क्रैम्प्स आना, पेन होना बहुत ज्यादा, एंड फार्टिंग बहुत ज्यादा होना, ये सब इसके सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 500 ppm जो है ये होता है इसका लिमिट। नाइट्रेट की बात करें बच्चों
तो इसका लिमिट है 50 ppm। और इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं इसको, वो हो जाता है एक्सेस अगर क्वांटिटी में ही हो तो। यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मली 50, 500, नॉर्मली 5 का मल्टीपल है यहाँ पे या 1 है। तो याद रखने का एक फंडा ये है कि इन जनरल यहाँ पे अगर हम बात करें इन चारों के अंदर 5 या 1 ये सिमिलर से लिंक होते हैं, 1, 5, 10, यू नो, तो यू कैन रिमेंबर दीज, थोड़ा अंदाजा आ सकता है। अब यहाँ पे बाकी सब में भी आप देख सकते हो इन जनरल 5 का बहुत बड़ा रोल है। ये पीपीएम में इनका कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम दिया हुआ है। तो मैग्नीज का, जिंक का और कैडमियम का 5 की रेंज में है, और आयरन एल्यूमिनियम का 2 है, 2 की रेंज में, मतलब 0.2 है, और कॉपर जो है इसमें 3 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 से लेके 5 तक इसमें सब आ रहे हैं। नंबर्स की अगर बात करें, न्यूमरल्स की बात करें, 4 इसके अंदर नहीं प्रेजेंट है। तो 1 आप देख सकते हो यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, और बाकी सब जगह मेजॉरिटी 5 का ही कोई ना कोई फॉर्म है। ठीक है, 5 का ही कोई ना कोई मल्टीपल है। सो बच्चों, होपिंग दैट इस पर्टिकुलर सेशन से आप सभी को अंदाजा लगा होगा कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री काफी आसान है। आप इसके साथ एनसीईआरटी को रीड कर लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लें, आपका क्वेश्चन पक्का बन जाएगा, और डायरेक्टली इस पर्टिकुलर वीडियो से भी आपको क्वेश्चन आने के चांसेस काफी हाई हैं। होपिंग दैट ये सेशन आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो लाइक तो आप सभी को कर ही देना है, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है, तो वहां आप पहुंच जाइएगा जल्दी से। एंड बच्चों, उसके अलावा अगला सेशन क्या चाहते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए फिर बच्चों, मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल। लव यू ऑल।